लोकेशन पर इस वक्त पहुंची है। सब तबाह हुए, कुछ नहीं है हमारे पास, न पैसे न खाने के लिए कुछ नहीं है। जब आदमी ऊपर से आया है भागो भागो बोला, तब हम लोग सब इधर से भाग गए। तो नेपाल में आई महातबाही की तस्वीरें हैरान और परेशान करने वाली हैं। ग्लेशियर फटने से नेपाल के 7 जिलों में भारी बर्बादी देखने को मिली है। मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है तो वहीं लापता लोगों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। पानी और मलबे में रास्ते में आने वाले लोगों, घरों, गाड़ियों और सरकारी ढांचे को अपनी चपेट में ले लिया है। नेपाल के 9 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, 19 मोटरवेल पुल तबाह हो गए तो वहीं नेपाल चीन को जोड़ने वाले 42 किलोमीटर लंबा हाईवे भी बह गया। चीन सीमा के कस्टम चेक पोस्ट पर खड़े 300 से ज्यादा वाहन और ट्रक भी पानी के साथ बह गए। आज आपको नेपाल की तबाही की हर एक बड़ी तस्वीर दिखाएंगे। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त क्या हालात हैं उसे भी बताएंगे। एनडीटीवी की सबसे बड़ी टीम नेपाल पहुंच चुकी है जो आपको एक एक तस्वीर और वहां के हालात बताएगी। लेकिन शुरुआत करेंगे बड़ी खबर और बड़ी तस्वीरों के साथ। लेकिन आपको फिलहाल ये 4 तस्वीरें इस पूरे घटनाक्रम की दिखा देते हैं, जहां पर एक तरफ तो नेपाल में तबाही आई तो सबसे पहले दोस्ती का हाथ या मदद का हाथ जिसे कहेंगे वो भारत ने बढ़ाया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से फोन पर भी बात करके उन्हें आश्वासन दिया कि हर संभव मदद भारत इस दुखद घड़ी में करेगा, नेपाल के साथ खड़ा है। 10 टन यहां पर सामग्री राहत भेजी भी जा चुकी है। और ऐसे में आप देखिए जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। नेपाल में मौत का आंकड़ा भी बढ़ गया है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। नेपाल में अब ये बढ़कर 163 हो गया है। नेपाल के 7 जिलों में भारी तबाही है। तो वहीं आपको बताएं कि 9 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स तबाह हो गए हैं। हालांकि नेपाल में अब युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन जो अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि वहां पर क्या हालात बने हुए हैं। तबाही की बड़ी तस्वीरें एनडीटीवी एक एक करके आप तक पहुंचा रहा है और एनडीटीवी की पूरी बड़ी टीम वहां पर मौजूद है जो ग्राउंड जीरो से क्या हालात बने हुए हैं वो दिखा रही है। इंडो नेपाल बॉर्डर से हमारे संवाददाता प्रभाकर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। प्रभाकर, जिस किसी ने भी इन तस्वीरों को देखा हर कोई हैरत में है कि ना बारिश हो रही थी ना ही मानसून का ऐसा कोई कहर था, फिर भी इतने बड़े स्तर पर तबाही मची। क्या सब ताजा जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें बहुत ही दुखद तस्वीरें हैं और जिस तरीके से तबाही मची, जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं उन्हें भागने का मौका भी नहीं मिला। हमने अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से और किस गति से जो है वो पानी चाइना तिब्बत बॉर्डर से जो है घुसता है और उसके बाद पूरा का पूरा शहर, पूरा का पूरा कस्बा को अपने साथ लेके जाता है, जिसमें 8 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनके, वो तबाह हुए हैं। लगभग 40 के आसपास पुल जो है उसे वो पानी बहा के ले गए और सैकड़ों की संख्या में घर बहा के ले गए। जो अभी जो सरकारी आंकड़े आ रहे हैं मौत के, वो आंकड़े कई गुना इससे बढ़ सकते हैं, ऐसा नेपाल सरकार का मानना है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे जोर शोर से जारी है। लगभग 12 के आसपास हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं इस पूरे रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में, जिसमें कि 6 जो है आर्मी का हेलीकॉप्टर हैं, बाकी पर्सनल हेलीकॉप्टर्स को लिया गया। जहाँ तक भारत की बात है, भारत ने पहली खेप अपनी राहत सामग्री की भेजी है, दवाइयाँ हैं उसमें और जो राहत की सामग्री हो सकती है वो सारी चीज़ें जो हैं काठमांडू एयरपोर्ट पर उतरी हैं। लेकिन नेपाल में अभी जिस तरीके की तबाही हुई है, 8 जिले लगभग बुरी तरीके से तबाह हैं, उससे जो है नेपाल को उभरने में टाइम लगेगा। हम जहाँ मौजूद हैं ये भारत नेपाल की सीमा है और गंडक नदी यहीं से गुजरती है। देखिए जिस नदी में त्रिशूली नदी जिसने ये तबाही मचाई है, वो त्रिशूली नदी भारत में आके गंडक में मिलती है और इस कारण से ये माना जा रहा है कि गंडक नदी में जो जल स्तर है बहुत बुरी तरह से बढ़ेगा। हालांकि जो हम एक्सपर्ट से यहाँ बात कर रहे हैं तो उनका कहना है, क्योंकि ये इलाका बहुत बड़ा इलाका है और नेपाल के जब तराई में वो नदी उतरती है त्रिशूली नदी, तो वो बड़े इलाके में फैल जाती है, इसलिए उस तरह की तबाही जो है वो भारत में उम्मीद नहीं की जा रही है कि भारत में उस तरह की तबाही होगी। लेकिन तभी भी एहतियात के तौर पे संभावना तो प्रभाकर बनी हुई है नारायणी, गंडक नदी से होते हुए ये तबाही कहीं भारत में दस्तक ना दे जाए, इसको लेकर भी तमाम तैयारियां की जा रही हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार के कई ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें अलर्ट पर रखा गया है। सोमू भी हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से। सोमू, क्या तैयारी वहां पर देखने को मिल रही है और किस तरीके की परिस्थितियां बन सकती है नेपाल में आई इस तबाही के बाद भारत के लिहाज से? देखिए, आशंका इस बात की जरूर थी कि जिस तरह की बाढ़ नेपाल में आई और
नेपाल में जिस तरह का विनाश हुआ, क्या बिहार को भी खतरा है? लेकिन फिलहाल स्थिति रही है, क्योंकि ये संभावना थी कि करीब 2.5 लाख क्यूसेक पानी वाल्मीकि नगर बिहार से आएगा, लेकिन अभी रात तक का आंकड़ा सिर्फ 1.5 लाख का था और उसके बाद सुबह भी 80,000 क्यूसेक पानी ही डिस्चार्ज हुआ है। तो यानी जैसा कि प्रभाकर हमारे वरिष्ठ सहयोगी बता रहे थे कि नेपाल के इलाके में क्योंकि पानी काफी ज्यादा फैल चुका है, इसलिए बिहार में खतरा फिलहाल कम होता हुआ दिख रहा है। अगर खतरा होता है तो बिहार में जो बिहार के बेतिया, मोतिहारी, उसके बाद मुजफ्फरपुर और वैशाली, सारण का जो पूरा इलाका है, गोपालगंज का इलाका है, इन इलाकों में खतरा हो सकता था। और इसको लेकर के कल ही मुख्य सचिव ने पहले बैठक की, उसके बाद मुख्यमंत्री ने भी एक रिव्यू मीटिंग बुलाई और अभी तक जो जानकारी है करीब 5,000 लोगों को जो निचला इलाका है, खासतौर पे तटबंध के अंदर का इलाका, वहां से बाहर निकाल लिया गया है। रात से ही कम्युनिटी किचन का संचालन किया जा रहा है, 1000 से अधिक लोगों का खाना वहां पर बनाया जा रहा है और लगातार माइकिंग करके लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। तो ये तमाम कोशिशें हो रही है, लेकिन फिलहाल जो स्थिति दिख रही है, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं और पानी का बहाव जिस तरह का है, बिहार में खतरा फिलहाल कम होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल सोमू, त्रासदी जो होती है वो कभी कह कर नहीं आती है। इससे पहले कल भी आप देखिए कि नेपाल चहक रहा था, खिलखिला रहा था, लेकिन अचानक से ये त्रासदी आई और बड़े तादाद में पर्यटक भी वहां पर मौजूद थे और हर कोई इस वक्त अपने परिवार वालों को वहां पर खोज रहा है। कई पर्यटक तो लापता भी बताए जा रहे हैं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे देश के भी जो इलाके उस इलाके से सटे हुए हैं वहां पर एहतियातन कदम उठाए जाए और इसी लिहाज से वहां पर अलर्ट भी किया गया। आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच एनडीटीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। नेपाल के नुवाकोट में क्या हालात बने हुए हैं, हमारी संवाददाता सिकता देव की इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए। नेपाल के नुवाकोट इलाके में पहुंच चुके हैं और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं तबाही का मंजर। एनडीटीवी पहली टीम है जो लोकेशन पर इस वक्त पहुंची है। यही वो सैलाब है जो आज सुबह इस इलाके में आया। वहां पर जो आपको ये बिल्डिंग, जो इमारतें दिख रही हैं, वो सरकारी इमारतें थी। पहले ये जेल हुआ करता था। उस तरफ जो बिजली के खंभे दिखाई दे रहे हैं, वहां पर वो बिजली घर था। और जब ये सैलाब आया है, जब फ्लैश फ्लड आया है, तो सबको साथ लेता हुआ ये आगे बढ़ा है। हम जिस घर में खड़े हैं, इसकी जो निचली मंजिल है, यहाँ पर भी गाद आई, यहाँ भी मलबा आया और पूरा अपनी चपेट में से लेता हुआ आगे बढ़ा है। जो हुआ आपने खुद आंखों से देखा। पहला कभी ऐसी मंजर, ऐसी हालत आपने नहीं देखी थी? देखा, फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम देखा है हमने। ये पानी तो इधर से ऐसे आया है, उधर आन के यहाँ पर देखा था, हम अंदर था। सुबह तो इतना वक्त था कि आप भाग पाए और अपनी जान बचा पाए? इतना वक्त था? अंदर था मेरा पति को लेकर भागा मैंने, नहीं तो आज हम दोनों भगा के लेकर। सब तबाह हुआ है, कुछ नहीं है हमारे पास, न पैसे न खाने के लिए कुछ नहीं है। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है ना, एक बोतल पानी तक नहीं खाया। मेरे को तो जो 200-300 आदमी जो हमारा गांव वाला था, वो जो गांव भी नहीं है, ऐसे पता चल रहा है आपको? गांव ही नहीं है। अभी मैं उधर पहुंचना मुश्किल है, उधर यहाँ मेरा इधर जाने का रास्ता भी नहीं है। ऐसा वाला बाढ़ नेपाल में कभी भी नहीं आया था। ये पहली बाढ़ है जो विनाशकारी और खरबों का क्षति हो रहा है ये बाढ़। जब ये ऊपर से जब आया था, बहुत स्पीड से आया था, जो पानी का दह है बहुत स्पीड से आया था। जब हम लोग लगभग 10 मिनट का फर्क में एकदम ऊपर भाग गया, हम लोग बहुत स्पीड से आया था इधर। जब आदमी ऊपर से आया भागो भागो बोला, तब हम लोग सब इधर से भाग गए। 2-4 आदमी फंसा हुआ, शायद मर गया होगा, वो लोग लेकर गया होगा। तो ये वो प्रत्यक्षदर्शी हैं जिन्होंने इस त्रासदी को अपनी आंखों से देखा और शायद इस मंजर को कभी वो भुला नहीं पाएंगे। इस बीच एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि नेपाल में 750 विदेशी लोग लापता बताए जा रहे हैं। भारत के सबसे ज्यादा नागरिक इसमें शामिल हैं जो लापता हैं। फिलहाल नेपाल में 133 भारतीयों के लापता होने की खबर है, तो वहीं इसमें ऑस्ट्रेलिया के 34 नागरिक शामिल हैं। अमेरिका के 47 नागरिक इसमें शामिल हैं जो लापता हैं और ये कुल आंकड़ा 750 का है। 750 विदेशी नागरिक लापता हैं और ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। हालांकि इस आंकड़े की बढ़ने की भी संभावना है, लेकिन उम्मीद यही है कि ये ना बढ़े, क्योंकि जितने ज्यादा लोग सकुशल अपने घर वापस लौट जाएं, दुनिया से इस वक्त यही संदेश भेजा जा रहा है। तो वहीं नेपाल में आई भीषण बाढ़ में जो 130 से ज्यादा भारतीय लापता हैं, उनमें पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर के 6 यात्री शामिल हैं। तो वहीं 25 अगस्त की रात 11:30 बजे के बाद से इन लोगों से कोई संपर्क नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार 6 लोग 21 अगस्त को दुर्गापुर से मिथिला एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए नेपाल के लिए रवाना हुए थे। वो नेपाल के रास्ते
मानसरोवर दर्शन के लिए पहुंचे थे, लेकिन अब परिवार वाले यानी रिश्तेदारों का कहना है कि सभी लोग लापता बताए जा रहे हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक उस परिवार की तस्वीर जो नेपाल घूमने के लिए गया था, दर्शन के लिए गया था, लेकिन आप देखिए कि अब इस त्रासदी के बाद किस कदर हालात बने कि हर कोई अपने परिवार वालों को खोज रहा है। तो नेपाल की मदद के लिए भारत अब आगे आया है और बाढ़ में भारत बना है फर्स्ट रिस्पॉन्डर। आईएफ ने C-130J राहत विमान नेपाल भेजा है और 10 टन राहत सामग्री इसके तहत भेजी गई है और साथ ही दवाई भेजी गई हैं। हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू के लिए तैनात कर दिए गए हैं। भारतीय वायुसेना का रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हो गया और संकट की घड़ी में नेपाल के साथ भारत खड़ा है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने संकट की इस घड़ी में मदद के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद भी दिया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे राहत सामग्री जो एकदम से तत्काल प्रभाव से भेजी गई। सबसे पहले फर्स्ट रेस्पॉन्डर भारत बना नेपाल के लिए और 10 टन राहत सामग्री भारत ने नेपाल के लिए भेजी है। तो वही नेपाल को विश्व बैंक भी सहायता देगा। ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। 25 अरब नेपाली रुपए देने का ऐलान किया गया है। नेपाल बाढ़ के लिए आपात मदद का ये ऐलान है। तो वही राहत और पुनर्वास में ये रकम खर्च होगी, क्योंकि जिस तरीके की तबाही आई है, आप देखिए कि क्या पुल, क्या इमारत और क्या हाइड्रो पावर प्लांट सब कुछ उड़ा ले गया बाढ़ का ये पानी और मलबा। नेपाल के वित्त मंत्री को वर्ल्ड बैंक ने इसकी जानकारी दी है कि ये मदद नेपाल को वर्ल्ड बैंक की तरफ से दी जाएगी। नेपाल इस वक्त प्राकृतिक आपदा के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। बाढ़ और भूस्खलन ने कई इलाकों में भारी तबाही मचाई है। सड़कें टूट चुकी हैं, घर बह गए हैं और हजारों परिवारों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी नेपाल के साथ खड़ा नजर आ रहा है। सबसे बड़ी राहत की खबर वर्ल्ड बैंक की ओर से आई है, जिसने बचाव, राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 25 अरब नेपाली रुपए तक की आपातकालीन वित्तीय सहायता देने की पेशकश की है। नेपाल के वित्त मंत्रालय के अनुसार वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने वित्त मंत्री स्वर्णिम बागले को यह जानकारी दी कि विभिन्न स्रोतों के माध्यम से यह सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। इस वित्तीय मदद का इस्तेमाल प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य तेज करने, पुनर्वास योजनाओं को गति देने और बुनियादी ढांचे को फिर से खड़ा करने में किया जाएगा। नेपाल की मदद के लिए उसके दोनों बड़े पड़ोसी भारत और चीन भी आगे आए हैं। भारत ने तत्काल मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जबकि चीन ने भी नेपाल को त्वरित वित्तीय सहायता देने का आश्वासन दिया है। लेकिन इस आपदा के बीच सबसे पहले मदद का हाथ भारत ने बढ़ाया। पड़ोसी और मित्र देश होने का दायित्व निभाते हुए भारत ने राहत सामग्री की पहली खेप सेना के विशेष विमान के जरिए नेपाल भेजी है। पीएम मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के बीच बातचीत के कुछ ही घंटों बाद राहत सामग्री लेकर भारतीय वायुसेना का C-130J परिवहन विमान हिंडन एयरबेस से काठमांडू के लिए रवाना हुआ। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत के लोग इस कठिन समय में नेपाल के अपने भाइयों और बहनों के साथ मजबूती से खड़े हैं और हर संभव मानवीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी जानकारी दी कि भारत ने मानवीय सहायता एवं आपदा राहत पहल के तहत नेपाल को 10 टन राहत सामग्री और आवश्यक दवाइयां भेजी हैं। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट की घड़ी में नेपाल और वहां के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। नेपाल में आई इस त्रासदी ने एक बार फिर दिखा दिया है कि प्राकृतिक आपदाएं सीमाएं नहीं देखती। ऐसे वक्त में मानवीय सहयोग ही सबसे बड़ी ताकत बनता है। वर्ल्ड बैंक की आर्थिक मदद, भारत की त्वरित राहत और चीन के सहयोग के आश्वासन से उम्मीद है कि नेपाल इस मुश्किल दौर से जल्द उबर पाएगा। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता है प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाना और उनकी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाना। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो तबाही की इन तस्वीरों को जिस किसी ने भी देखा हैरत में पड़ गया कि आखिरकार ऐसे हालात वहां पर अचानक से कैसे बन गए। कुछ दिनों पहले तो बड़ी तादाद में पर्यटक यहां पर पहुंचे नेपाल की खूबसूरती को अपनी आंखों में समा ले जाने के लिए, लेकिन ऐसा मंजर वो देखेंगे इसकी कल्पना भी कभी किसी ने नहीं की होगी। अलग अलग तस्वीरें आप देखिए जो कल जब दिन भर सामने आई तो हर कोई खौफजदा हो गया। इतनी भीषण तबाही नेपाल ने इससे पहले कभी नहीं देखी। वहां के लोग खुद बता रहे, आप बीती जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिन्होंने अपनों को अपने खुद की आंखों के सामने बहते चले जाते देखा, वो
वो लोग खुद बता रहे हैं कि किस कदर यहाँ पर ऐसे हालात बने और इससे पहले ऐसे भयावह हालात उन्होंने कभी नहीं देखे। इस बीच राहत का काम शुरू किया गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और सबसे पहले एक मित्र देश होने के नाते भारत ने फर्स्ट रेस्पॉन्डर के तहत 10 टन राहत सामग्री वहां पर भेजी है। रवि धामी काठमांडू से सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, फिलहाल क्या स्थिति है इस पूरे मामले में? कई लोगों की जान चली गई है, संभावना यह है कि जिन लोगों की मौत हुई आंकड़ा बढ़ सकता है, लापता लोगों का आंकड़ा बढ़ सकता है, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है इस लिहाज से? जी, अब मौत की आंकड़ा और लापतों का आंकड़ा बढ़ना तो कंफर्म है, लेकिन अभी नेपाल का जल तथा मौसम विज्ञान विभाग ने एक अपना प्रतिवेदन सार्वजनिक किया है, प्राप्तिक प्रतिवेदन, जो भोटेकोशी, रसुआ और त्रिशुली जो बाढ़ आई है उसका वजह ये है कि जो झील था, वो झील में एक बड़ा रिवर एक जगह स्टोरेज हो गया था, वो रिवर बाद में झील के रूप में परिणत हो गया था। वो होने के बाद भोटेकोशी में 2 करोड़ घन मीटर से ज्यादा पानी ओवरफ्लो हुआ। जो पानी जो आता था पहले, उससे 2 करोड़ से भी ज्यादा घन मीटर अचानक ओवरफ्लो होने की वजह से ये बाढ़ आई है। ये मौसम विज्ञान विभाग ने किया है। मतलब आप ये कह रहे हैं नदी का पानी इकट्ठा हो गया था एक जगह पर और एकदम से ये पानी जब रिलीज हुआ तो मलबे के साथ ये बड़ी तबाही लेकर आया। जी, एक ही बार ओवरफ्लो इतना हो गया कि 2000 करोड़ घन मीटर ओवरफ्लो हुआ करके उन्होंने प्रतिवेदन में दिया है, पहली बात। और दूसरी बात ये है, जो काठमांडू आने वाला जो हाईवे है, पृथ्वी हाईवे, वो कल दोपहर से अभी तक बहाल नहीं हो पाया है। आज दोपहर तक बहाल करने की कोशिश सरकार कर रही है, दूसरी बात। और तीसरी बात, अभी 9 बजे सत्तारूढ़ पार्टी के रासोपा के सभापति रवि लामिछाने ने एक सर्वदलीय मीटिंग की आह्वान की है और वो मीटिंग में बचाव तथा उद्धार के बारे में विस्तृत रूप में छलफल किया जाएगा। और तीसरी बात ये है कि जो वहाँ जो लापता हुए हैं, हो सके उनको सकुशल, उनको किस हिसाब से उनको संपर्क में लिया जा सके, उनको कांटेक्ट में लेने के लिए कोशिश किया जा रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी कर दिया गया है। और अभी तक जो डेड बॉडी ज्यादा से ज्यादा चितवन डिस्ट्रिक्ट में मिला है। जैसे रसुआ से होते हुए चितवन तक जाते तक चितवन मतलब हिली एरिया से जाके तराई एरिया में जाके मिल रहा है। बड़े अपडेट्स दिए हैं कुछ। एक तो मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि किस वजह से यह आपदा आई है, पानी जो नदी का था वो इकट्ठा हो गया और एक साथ जब वो बहा है तो भारी तबाही लेकर आया। और काठमांडू हाईवे को लेकर भी आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि कैसे अभी तक वो बहाल नहीं हो पा रहा है और साथ ही सर्वदलीय बैठक भी इसको लेकर की जाएगी। नजर बनाए रखिएगा। रवि, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो तिब्बत की सीमा से उठी पानी की एक प्रलयकारी दीवार नेपाल की घाटियों पर टूट पड़ी। भोटेकोशी और त्रिशूली नदियां उफान पर हैं। गांव के गांव, सैकड़ों गाड़ियां और कई प्रोजेक्ट्स तिनके की तरह बह गए। सैकड़ों लोग लापता हैं, जिनमें 100 से ज्यादा हिंदुस्तानी भी शामिल हैं। कुदरत के इस महाविनाश की हर एक तस्वीर हर एक तरह झकझोर कर रख देने वाली है। नेपाल में आई इस भयानक त्रासदी पर मेरी सहयोगी सिकता देव ने मौके पर पहुंची हैं, हालातों का जायजा लिया है। उनकी इस रिपोर्ट को दिखाते हैं। बुधवार की सुबह 9 बजे उत्तरी नेपाल के रसुआ जिले में जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। तभी तिब्बत की ओर से भोटेकोशी नदी में पानी का ऐसा सैलाब आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। न कोई चेतावनी, न कोई संभलने का मौका। पहाड़ों से टकराती गर्जना और देखते ही देखते सैकड़ों फीट ऊंची पानी की लहरें बस्तियों को लीलने लगी। जल प्रलय इतना खौफनाक था कि रसुआगढ़ी में नेपाल और चीन के व्यापार को जोड़ने वाला सीमा शुल्क कार्यालय पूरी तरह पानी में समा गया। कई गाड़ियां और करोड़ों का सामान बह गया। जल प्रलय के बाद कैसा मंजर था,
एनडीटीवी संवाददाता सिक्ता देव ने इस तबाही को देखा और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दी। इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और हम आपको बता दें कि इससे आगे जो है ऊपरी इलाकों से संपर्क पूरी तरह कट चुका है। इसके आगे जो रोड है वो तिब्बत बॉर्डर तक जाती है, करीब 100 किलोमीटर यहाँ से दूर तिब्बत बॉर्डर है और वहीं से सैलाब बहता हुआ आगे आया है और अब आगे से संपर्क पूरी तरह से कट गया है और यहाँ पर जो रेस्क्यू के लिए यही चुनौती बनी हुई है कि अगर ऊपरी इलाकों तक जाना है तो इससे आगे जाया कैसे जाए, क्योंकि मलबा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा मलबा है, बागाद है, चलने में मुश्किल हो रही है, गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं। लगातार बारिश हो रही है आज शाम से ही, तो हेलीकॉप्टर्स को भी ऊपरी इलाकों में जाकर जायजा लेने के लिए भी एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है। तो इस वक्त हम ग्राउंड जीरो में ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन आगे के इलाकों तक पहुंचना नामुमकिन है इस वक्त, हमारे लिए ही नहीं, रेस्क्यू वर्कर्स के लिए भी, पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए, आर्मी के लिए। और देख सकते हैं पूरा इलाका इस वक्त गाद और मलबे में दबा हुआ है, संपर्क पूरी तरह से कटा हुआ है और यहां से आगे जाने का रास्ता इस वक्त पूरी तरह से बंद है। इस तबाही के बाद पूरे नेपाल में हाहाकार मचा हुआ है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की आपातकालीन बैठक के बाद सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस को मैदान में उतारा गया। सेना के दर्जन भर हेलीकॉप्टर आसमान से रेस्क्यू में जुटे। मलबे में अपनों की तलाश के लिए ड्रोन और स्नाइपर डॉग्स की टीम तैनात की गई है। लेकिन आपदा इतनी बड़ी है कि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनमें करीब 80 सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। आप यहाँ निचली मंजिल में रहती हैं, क्या हुआ था सुबह? सुबह तो मैं वहाँ बर्तन मारने के लिए बैठा था, ये पानी उधर से यहाँ पर आना, मेरा पति अंदर था, मैंने लेकर वहाँ कूदा, भाग गया हम, नहीं तो हम दोनों को लेकर भगा के लेकर जाएगा। आज सुबह 9 बजे, 9:30 बजे ये स्कूल गया था, ये भी इसका साथ। तो जो हुआ आपने खुद आंखों से देखा, पहला कभी ऐसी मंजर, ऐसी हालत आपने नहीं देखी थी? नहीं देखा, फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम देखा है हमने। ये पानी तो इधर से ऐसे आया है, उधर आन के यहाँ पर देखा था, हम अंदर था। सुबह तो इतना वक्त था कि आप भाग पाए और अपनी जान बचा पाए? इतना वक्त था? अंदर था मेरा पति को लेकर भागा मैंने, नहीं तो आज हम दोनों भगा के लेकर। तो आपने सब कुछ बहते हुए देखा, वो चट्टान देख रहे हैं, इतनी बड़ा बोल्डर एक आया है वहां पर बहता हुआ, ये सब ऊपर से बहता हुआ आया। तो ये पत्थर है ना, ये पत्थर वहाँ ऊपर था, सब भगा कर लेकर यहाँ नीचे आए। एक बंगला तो कुछ नहीं है, ये सब भगा कर लेकर गया। तो जब आपने वो नजारा देखा, डरा देने वाला होगा, घबराहट हो रही थी, वो जरूर होगी हो। सुबह से आज तक नहीं देखा है हमने, फर्स्ट टाइम देखा है मैम। तो आप इस नीचे वाली मंजिल में रहती हैं, वहाँ पर सब मलबा गाद घुस चुका है, कुछ नहीं बचा घर का? हाँ, एक कपड़े कुछ नहीं है, कुछ नहीं निकल पाया है हमने, सिर्फ एक कपड़ा पहनने कपड़ा है सिर्फ। तो जिस कपड़े में आप थीं और जिस कपड़ों में आप यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए भागी हैं, वही आप बचा पाई और सब कुछ तबाह हो गया आपके घर सब में? तबाह हुआ है, कुछ नहीं है हमारे पास, न पैसे न खाने के लिए कुछ नहीं है। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है मैम, एक बोतल पानी तक नहीं खाया है। पानी का वो तारा देखिए, ये सब डूब गया, कहाँ से खाएंगे? और इस पूरे इलाके में यही हाल है, सारे घरों में इसी तरह से तबाही मची हुई है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह इन तक राहत पहुंचे। सैलाब का ये भयानक रूप सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं रहा, तिब्बत में भी भारी तबाही हुई है। ग्यारोंग पोर्ट पर लैंडस्लाइड के बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को ऑल आउट रेस्क्यू ऑपरेशन का आदेश दिया। लेकिन हादसे के एपिसेंटर में इस वक्त कैसे हालात हैं और जब विनाश फ्लैश फ्लड बनकर टूट रहा था तब क्या मंजर था, चश्मदीद की जुबानी सुनिए। तो बहुत विनाशकारी वो जो हो रहा है, हो गया। कितने जानने वाले अभी नहीं मिल रहे हैं आपको? मेरे को तो जो 200-300 आदमी जो हमारा गांव वाला था, वो जो गांव भी नहीं है, ऐसे पता चल रहा है आपको? गांव ही नहीं है। अभी मैं उधर पहुंचना मुश्किल है, उधर यहाँ मेरा इधर जाने का रास्ता भी नहीं है, उधर पहुंचने का जगह रास्ता ही नहीं है ना, इधर ही सब बाढ़ में गया है,
फ्लड में जो पर इस तरह का सैलाब इस इलाके में क्या पहले भी आया करता था? नहीं, क्या नहीं। इस तरह का जो सैलाब है आपने पहली बार अपनी जिंदगी में देखा है? मैं तो मैंने जो जिंदगी में पहली बार ऐसा वाला ये जो बाढ़ आया देखा है यहाँ, लेकिन ऐसा वाला बाढ़ नेपाल में कभी भी नहीं आया था। ये पहली बाढ़ है जो विनाशकारी और खरबों का जो क्षति हो रहा है ये बाढ़ से। यानी कई लोग अब भी मदद का इंतजार कर रहे हैं। सिक्ता ने नुवाकोट में थोड़ा आगे जाकर हालात जानने की कोशिश की। उन्हें क्या कुछ दिखा, मंजर कैसा था, सुनिए। और आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रही है, यही वो सैलाब है जो आज सुबह इस इलाके में आया। बताया जाता है कि यहाँ पर बाग थे, आम और लीची के पेड़ लगे हुए थे, और साथ ही वहां पर जो आपको ये बिल्डिंग जो इमारतें दिख रही हैं वो सरकारी इमारतें थी। पहले ये जेल हुआ करता था। उस तरफ जो बिजली के खंभे दिखाई दे रहे हैं वहां पर वो बिजली घर था। और जब ये सैलाब आया है, जब फ्लैश फ्लड आया है, तो सबको साथ लेता हुआ ये आगे बढ़ा है। हम जिस घर में खड़े हैं इसकी जो निचली मंजिल है, यहाँ पर भी गाद आई, यहाँ भी मलबा आया और पूरा अपनी चपेट में से लेता हुआ आगे बढ़ा है। कुछ तस्वीरें और दिखाएंगे। देखिए किस तरह से एक बाइक वहां पर मलबे में दबी हुई है और पूरा इलाका इस वक्त उस तबाही का गवाह बन रहा है जो आज सुबह इस इलाके में हुआ है। ऐसे हालात में ग्राउंड रिपोर्ट आसान नहीं होती, लेकिन एनडीटीवी की टीम लगातार आगे बढ़ रही थी। हमारी टीम को रोड पर मलबा बनी गाड़ियां दिखाई दी। भीषण बाढ़ में कई बैंक की ब्रांच बह गई। नेपाल बैंकर्स एसोसिएशन के मुताबिक इनमें 2 दर्जन से ज्यादा कर्मचारियों से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया। टेलीफोन सेवाएं ठप होने और बिजली नहीं होने के कारण राहत और बचाव टीमों को भी संपर्क करने में परेशानी हो रही है। जब ये ऊपर से जब आया था, बहुत स्पीड से आया था, जो पानी का दह है बहुत स्पीड से आया था। जब हम लोग लगभग 10 मिनट का फर्क में एकदम ऊपर भाग गया। हम लोग बहुत स्पीड से आया था इधर। जब आदमी ऊपर से आया भागो भागो बोला, तब हम लोग सब इधर से भाग गए। 2-4 आदमी फंसा हुआ, शायद मर गया होगा, वो लोग लेकर गया होगा। हम लोग प्राय आदमी सब भाग गया। पर ये अंदाजा है कि कितने लोग फंसे भी हो सकते हैं? अंदाजा नहीं है, अंदाजा तो नहीं। जिसको जब जो बन पड़ा उस तरफ वो भागा अपनी जान बचाने के लिए। जान बचाने के लिए भाग गया। तो आपका घर कौन सा आप दिखा सकते हैं ताकि हम? घर ही नहीं है, हाँ? घर लेकर गया। कहाँ पे है, किस तरफ था घर? जो ये घर का लास्ट में है ना, हाँ? ये इस साइड का लेफ्ट साइड का घर का लास्ट हाँ? में था। हाँ? वो लेकर गया है, घर ही नहीं है। घर पूरा तबाह हो गया, सब मिट्टी के नीचे है। सब चला गया। हम देख सकते हैं कि कुछ रेस्क्यू के लिए सरकार से जुड़े लोग भी यहाँ आए हुए हैं। किस तरह की मदद आपको मिल रही है? अब वो ये तो सरकार वाला देखना चाहिए ना, करना चाहिए तो देखना चाहिए ना। तो आप लोग फिर अभी दिन भर यहीं बाहर गुजारा है? सब भागे, सब एक ही कपड़े में। कुछ सामान निकाल नहीं पाए हम लोग। सब एक ही कपड़ा में भागा हुआ है। पर जो आज हुआ पहले कभी देखा था? नहीं देखा। कभी नहीं हुआ इस इलाके में? नहीं हुआ, नहीं हुआ। इस भयानक फ्लैश फ्लड ने भारत की भी चिंता बढ़ा दी है। लापता लोगों में 105 भारतीय और 37 एनआरआई शामिल हैं, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तिब्बत की तरफ बढ़ रहे थे। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने तुरंत इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के पीएम बालेंद्र शाह से फोन पर बात की और दुख जताते हुए साफ कहा कि इस मुश्किल घड़ी में भारत नेपाल के साथ मजबूती से खड़ा है और हर संभव मानवीय मदद भेजी जा रही है। नेपाल की इन वादियों में अब सिर्फ पानी का शोर है और अपनों को खोने की चीखें। 400 से ज्यादा जिंदगियां अब भी लापता हैं। हर बीतते मिनट के साथ आस टूट रही है, लेकिन कुदरत के इस कहर के बीच इंसानियत की जंग जारी है। रेस्क्यू टीमें दिन रात मलबे को खंगाल रही है